हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो गैस इस लेक्चर में अपन चर्चा करते हैं एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन के बारे में, जो कि अपने आरएस प्री और राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन 5 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कि जीएस से रिलेटेड है। राइट, तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत है वो गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी। कहाँ से की गई थी? नागौर से की गई थी। ठीक है, तो बताइए शुरुआत कब की गई थी? तो गाइस 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जी की जयंती आती है, गांधी जयंती, इस अवसर पर पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो गाइस उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा नागौर का एक जिला है जिसका नाम है नागौर जिला है राजस्थान का, जिसका एक गांव है बागदरी गांव। कौन सा गांव? बागदरी गांव। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राजस्थान के कौन से गांव से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, तो वो बागदरी गांव है। दोस्तों राजस्थान है वो पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है, ये भी पूछ लिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी स्थापना करने का भारत में जो प्रमुख उद्देश्य था, तो जो जमीनी स्तर है, लोकल स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना था और साथ ही ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था को बनाए रखना था। ठीक है दोस्तों, अपने जो डीपीएसपी है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान के भाग 4 में आते हैं। ठीक है, इसमें भी जो इनका आर्टिकल है अनुच्छेद 40। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 40। इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो पंचायतों का गठन करेगा, जो कि गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। राइट, इसी को ध्यान में रखते हुए गाइस 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 73-74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत स्थानीय शासन की स्थापना की गई थी 1994 में। ठीक है, अपन ने चर्चा की भारत राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से बलबन के दरबार के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को तूती ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई? जिसे तूती ए हिंद है वो उपाधि किसे दी गई थी? तो गाइस तूती ए हिंद की उपाधि है वो अमीर खुसरो को दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर अपन अमीर खुसरो के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो गाइस अमीर खुसरो हैं वो 13वीं सदी के एक सूफी कवि हैं, साथ ही संगीतकार भी थे। इन्हें भारत का तोता कहा जाता है, अर्थात तूती ए हिंद की उपाधि इन्हें दी गई थी बलबन के टाइम पे। ठीक है, इनके वास्तविक नाम के बारे में बात करें तो अब्दुल हसीन यामीनुद्दीन खुसरो इनका वास्तविक नाम था। इनका जन्म है वो उत्तर प्रदेश के एटा जिला का जो पटियाला क्षेत्र है वहां पर हुआ था। इनके योगदान की बात करें तो गाइस भाषा, साहित्य, संगीत आदि में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। खासतौर पर शास्त्रीय संगीत, सूफी कव्वाली, फारसी साहित्य आदि पर अमीर खुसरो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भाषा में बात करें तो गाइस जो हिंदी भाषा है, मतलब जो हिंदी और जो उर्दू रूप है, उर्दू को ही हिंदी भी कहा जाता है, इसका विकास करने का श्रेय है वो गाइस दिया जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, हिंदी और उर्दू का जो पूर्ववर्ती रूप था वो था हिंदी। राइट, के अलावा गाइस इनकी साहित्य कृतियों के बारे में बात करें तो इन्होंने अरबी, फारसी और भारतीय परंपराओं का मिला जुला रूप लिखा और एक अलग भाषा है उसको विकसित किया। भारतीय साहित्य को इन्होंने एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने दीवान और मसनबी, दीवान और मसनबी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। यहाँ देखिए ये दीवान है, ये है मसनबी। दोस्तों दीवान है वो कविता का संग्रह है और मसनबी है वो कथात्मक कविता का इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भाई संगीत के बारे में बात करें तो गाइस अमीर खुसरो ने विभिन्न जो रागे हैं उनका विकास किया था। साथ ही इन्होंने ख्याल और जो तराना होता है जो कि संगीत के महत्वपूर्ण रूप होते हैं, इनको स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। ख्याल होता है गाइस वो आपने देखा होगा जो हिंदू शास्त्रीय संगीत है, इसका एक महत्वपूर्ण रूप है ख्याल। इसके अलावा जो तराना होता है
वो एक लयबद्ध कला होती है जिसमें तेज गति वाले संगीत की रचना की जाती है। ठीक है। इसके अलावा गाइस गजल और जो कव्वाली है इसका प्रवर्तक भी है वो इसको माना जाता है अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, गजल और कव्वाली का जो कि भक्तिपूर्ण जो साहित्य है अपने इंडिया में उसमें सूफी संगीत का ये मिला जुला रूप है। साथ ही गाइस सितार और तबला वादक का जो जन्मदाता है विकसित करने का श्रेय है वो भी जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है इनका आविष्कार का श्रेय है वो भी अमीर खुसरो को जाता है। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में इनकी भूमिका के बारे में देखें तो गैस इन्होंने 5 सुल्तानों के दौरान 5 दशकों तक इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। ठीक है। जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक एक बाद आदि के जो शासन किया था उस दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की थी। दोस्तों सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी है इन्होंने इनकी उत्कृष्टता के लिए महत्वपूर्ण कार्य के लिए अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि है वो प्रोवाइड करवाई। ठीक है। अमीर खुसरो है गाइस जो निजामुद्दीन औलिया थे उनके प्रिय शिष्य कहे जाते हैं। ठीक है। इनकी जो आध्यात्मिक कविता है संगीत है आदि से स्पष्ट होते हैं कि अमीर खुसरो है वो निजामुद्दीन औलिया के महत्वपूर्ण शिष्य कहे गए हैं। तो ये अपन ने चर्चा की अमीर खुसरो के बारे में। राइट। अपना अगला क्वेश्चन है आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। गैस यहाँ पर 3 नाम दे रखे हैं। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम बताइए। मेगी मेरा सॉरी मेगी फेरा इंडिका ये आम का गाइस वानस्पतिक नाम है। जबकि मूसा सेपियेटम ये किसका नाम है वानस्पतिक नाम ये केले का नाम है। और डोकस केरोटा ये गाइस जो डॉग होता है कुत्ता होता है उसका वैज्ञानिक नाम। राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आम है वो एक उष्णकटिबंधीय पौधा है फलदार वृक्ष है जो कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता था वानस्पतिक ये पौधा है। अगला क्वेश्चन है दालें किसका अच्छा स्रोत होती है। तो गाइस ये तो आप जानते ही होंगे दालें हैं जो अपन खाते हैं वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। आपको अपनी डाइट में डेली रूटीन में प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये प्रोटीन होता है जो अपने बाल और शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत में दालों के बारे में देखिए तो भारत है वो गाइस दालों का सबसे बड़ा उत्पादक सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा आयातक है। उत्पादक के स्तर पर देखिए तो गाइस बेसिक स्तर का 25% है वो भारत दालों का उत्पादन करता है। वही बेसिक खपत का 27% भारत है वो खपत कर लेता है उपभोग कर लेता है। ठीक है। इस खाद्यान्नों के अंतर्गत दालों की हिस्सेदारी है वो लगभग 20% है 20% है। और देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो दालों का योगदान है वो 7 से 10% का रहा है। ठीक है। गज दाल है वो खरीफ और रबी दोनों जो ऋतु होती हैं दोनों के दौरान उगाई जाती हैं। लगभग जो दाल है 60% दाल है वो रबी की फसल के दौरान उत्पादित की जाती है। दाल के प्रमुख उत्पादक राज्यों के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ये दाल के गाइस प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दाल कौन कौन सी है यह है चना अरहर मूंग उड़द मसूर और राजमा ये भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दालें हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्राविड़ भाषा कौन सी है। तो गाइस बताइए संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्राविड़ भाषा कौन सी है तो वो है कन्नड़। अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे भारत में द्राविड़ साहित्य का विकास कैसे हुआ और कौन कौन सी भाषा है वो द्राविड़ साहित्य के अंदर आती है। ठीक है। तो गाइस दक्षिणी जो द्राविड़ साहित्य है उसका जो विकास है वो मूल रूप से अपने दक्षिणी भारत में हुआ था। ठीक है। जिसमें दक्षिणी भारत की जो प्राचीन सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं उनको समझने में जो द्राविड़ साहित्य है वो महत्वपूर्ण अपनी मदद करता है। द्राविड़ साहित्य में गाइस मुख्य रूप से 4 भाषाएं इंक्लूड है। इसमें तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम मुख्य रूप से शामिल है। ठीक है। कौन कौन सी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम गाइस ये चारों भाषाएं इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।
आप मुझे कमेंट में बताइए कि वर्तमान में भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं तमिल साहित्य के बारे में। तो गाइस द्राविड़ भाषा में जो 4 भाषाएं हैं उनमें जो सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है वो तमिल भाषा मानी जाती है, जो कि सबसे प्राचीन है। इसका साहित्य लेखन है गाइस वो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। इसमें संगम साहित्य है, इसका लेखन किया गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि संगम साहित्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है तमिल भाषा में। इसके अलावा शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि तमिल साहित्य में लिखी गई है। गाइस संगम साहित्य की रचना है वो लगभग 4 शताब्दियों में हुई थी। इसमें चोल चेर पांडे जो शासक हुए थे उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विश्वासों की जानकारी दी गई है। ये भी पूछ लिया जाता है कि संगम साहित्य में कौन से राजाओं का वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखना चोल चेर पांडे का वर्णन है, आप इनमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस संगम साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है, आगम और पूरम में। पूछ लिया जाता है आगम का क्या मतलब है और पूरम का क्या मतलब है। तो गाइस आगम है वो प्रेम संबंधी रचनाएं हैं और पूरम पूरम है इसमें युद्ध से रिलेटेड रचनाएं की गई हैं। तमिल साहित्य की 3 महत्वपूर्ण काव्य हैं, शिल्पाधिकारम जिसके रचनाकार हैं एंग्लो आदिगल, मणिमेखले के हैं शीतले सतनार और जीवक चिंतामणि के है तिरुदेवर। पूछ लिया जाता है, मिलान करवा लिया जाता है कि कौन सी रचना किसने की थी। एंग्लो आदिगल की जो शिल्पाधिकारम रचना है इसमें मदुरै जो नगर है इसका सुंदर वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें जो मुख्य चरित्र है वो है कोवलन, कन्नी दंपति और माधवी नामक नर्तकी का इसमें वर्णन है। साथ ही चेर राज्य में कन्नगी के सती होने के पश्चात चेर शासक जो सेन गुप्तवन है उनके द्वारा पत्नी पूजा का आरंभ किया गया था, जिसका वर्णन आप शिल्पाधिकारम में देख सकते हैं। मणिमेखले है वो शीतले सतनार की रचना है जिसमें माधवी से उत्पन्न हुई कन्या मणिमेखले और राजकुमार उदयन के प्रेम की चर्चा की गई है। ठीक है, पूछ लिया जाता है गाइस, ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि माधवी मणिमेखले और राजकुमार का उदयन की जो प्रेम रचना है, उदयन राजकुमार थे, इनका वर्णन कौन सी रचना में मिलता है, तो वो मिलता है अपने मणिमेखले में। वही त्रिक देवर की रचना जीवक चिंतामणि है जिसमें जीवक एक योद्धा है जो प्रत्येक युद्ध में विजय के पश्चात विवाह करता है। इस कारण गाइस इसे विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। राइट, ये है तेलुगु साहित्य। अगर तेलुगु साहित्य का जो विकास है वो सर्वप्रथम राजा हाल की जो रचना है गाथा सप्तशती इसमें मिलता है। पूछ लिया जाता है गाथा सप्तशती किसकी रचना है और ये कौन सी भाषा में की गई है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गाथा सप्तशती है वो राजा हाल की रचना है जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में, तेलुगु भाषा में। इस भाषा का विकास है गाइस वो 575 ईस्वी से 1022 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का प्रभाव देख सकते हैं। तेलुगु भाषा को जनभाषा बनाने का श्रेय है वो कवि नयान को जाता है जिसको जिन्होंने जो महाभारत है इनका तेलुगु में अनुवाद किया था। साथ ही तेलुगु भाषा है गाइस वो विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसका स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विजयनगर साम्राज्य की भाषा कौन सी थी, तेलुगु भाषा थी, जो कि तुंगभद्रा घाटी है वहां पर ब्राह्मण, जैन और जो शैव शासक थे, शैव प्रचारक थे, उनकी भाषा का ये प्रमुख माध्यम था। इसके अलावा विजयनगर शासक थे कृष्ण देवरो, इनकी रचना है आमुक्ते मालदा। इसकी रचना भी है वो किसने की थी, कौन सी भाषा में की गई थी, तेलुगु भाषा में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि कृष्ण देव की रचना है अमुक्ते मालदा वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो वो लिखी गई है तेलुगु भाषा में। साथ ही विजयनगर शासक हरिहर बुक्का है, इन्होंने इस भाषा के कवियों को भूमि दान भी की थी। ठीक है, अपनी तीसरी भाषा आती है कन्नड़ भाषा। गैस कन्नड़ भाषा का विकास है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि प्राचीन कृति कवि राजमार्ग की है इसकी। ठीक है, कन्नड़ भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, कवि राजमार्ग। पूछ लिया जाता है कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी, तो जो राष्ट्रकूट शासक थे अमोघ वर्ष। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन, अमोघ वर्ष है वो राष्ट्रकूट राजा थे जिन्होंने कवि राजमार्ग की रचना की थी, वो भी कन्नड़ भाषा। ठीक है,
कन्नड़ भाषा के 3 रत्न माने जाते हैं। 3 कवि थे जिन्होंने कन्नड़ भाषा को विकसित किया, जिसमें पंपा, पोन, रन्ना प्रमुख है। ठीक है, पूछा जाता है पोपन्ना रन के बारे में। नहीं गाइस, होयसल शासक थे 13वीं शताब्दी में, उनके संरक्षण में कन्नड़ भाषा का अच्छा खासा विकास हुआ था और विजयनगर शासकों ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 17वीं सदी में लक्ष्मी शाह ने जैमिनी भारत कवि सर्जन ने त्रिपदी सूक्तियां और कवियत्री वनमाने हो दिए बेग नामक धर्म ग्रंथों की रचना की थी कन्नड़ भाषा। ठीक है, अपनी अंतिम भाषा आती है द्राविड़ साहित्य की मलयालम भाषा, चौथी भाषा। दोस्तों, ये तमिल साहित्य से मिलती जुलती भाषा है जिसमें संस्कृत शब्दों को डायरेक्टली लिया गया है। इसका विकास है वो 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 15वीं शताब्दी तक चला था। इसके उत्थान में गाइस थून चातु एजुतन का काफी योगदान रहा है, जो कि आधुनिक मलयालम के पिता कहे जाते हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों ने इस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो ये अपनी चर्चा की मलयालम साहित्य, द्राविड़ साहित्य के बारे में। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।